Good morning people. We are discussing about the Vision IAS टेस्ट सीरीज़ जो उनके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो हम उसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो फर्स्ट लॉ कमीशन था एस्टैब्लिश किया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला था आपका चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो 1833 के हिसाब से आया था। तो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं जो उन्होंने प्रोवाइड की। द फर्स्ट कमीशन जो एस्टैब्लिश किया गया था 1834 में थ्रू द एक्ट ऑफ 1833। उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बेंटिक एंड जो चेयरमैनशिप थी लॉर्ड मैकॉले, विच रिकमेंड कॉडिफिकेशन जो पीनल कोड का किया गया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड फ्यू अदर मैटर भी उन्होंने देखने की कोशिश की थी। नंबर सेकंड क्वेश्चन था मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है डायरेक्टली इलेक्टेड थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, नॉमिनेटेड था। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे सही जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी और नॉमिनेटेड थी। तो यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, इतना टाइम भी नहीं था पहली बात तो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। द मेंबर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट वर नॉमिनेटेड एंड मेंबर फ्रॉम द ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे वहाँ से इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, बट नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल से कोई इलेक्ट नहीं थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास किया गया था। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है आपकी, आई थिंक 13 दिसंबर 1946 थी। तो पहले बताना है फंडामेंटल राइट, सेफ गार्ड टू मैनिटी, ट्राइबल, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर। तो इसमें से बताना था तो कौन सा रिजोल्यूशन में इसमें प्रोवाइड किया गया था। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही था। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रोविजन से तो शायद मेरे यहाँ पे गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करेक्ट है क्योंकि इसने कहा था शैल बी गारंटी एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया ये भी करेक्ट है क्योंकि इन्होंने कहा था वेयर इन एडवोकेट safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal area and depressed and other backward class. Statement third की बात भी करेक्ट है। It had said that his ancient land attained the rightful and honored place in the world and make its full and willing contribution to the promotion of the world peace and the welfare of India. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कौन कौन से फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा परफॉर्म किए गए थे। इनेक्टमेंट ऑफ द न्यू लॉ, अडॉप्ट करना नेशनल फ्लैग को एंड नेशनल एंथम को, इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से परफॉर्म किए। तो यहाँ पे तीनों की तीनों सही है। तो यस इसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन जान ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सप्लेनेशन। तो मैं हिंदी में इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन एडिशन टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। इन्होंने इनेक्ट करने का काम किया था ऑर्डिनरी लॉ, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ऑर्डिनरी लॉ भी बना रही थी और जो पूरे देश का लिए जो लॉज है कोई भी पॉलिसी वगैरह लेके आना है तो वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही काम कर रही थी। ये जो है अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 में और नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। देखो ये याद कैसे रखोगे 1947 में नेशनल फ्लैग, क्योंकि ये जो है फहराने के लिए भी चाहिए परेड फोर्ट पे। तो ये जो है 1947 मतलब हमारे आज़ादी से पहले ये इसको बना दिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था सॉरी। ये उन्होंने इलेक्ट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेंस ऑल द स्टेटमेंट जो यहाँ पे करेक्ट है। इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेड 11 सेशन हुए हैं ओवर 2 ईयर और 11 मंथ 18 दिन का यहाँ पे टाइम लगा है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओवर 60 कंट्री का उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखा था एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है 114 डेज़ में कंप्लीट हो गया था। अगर हम बात करें जनवरी 24 1950 में के दिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनका फाइनल सेशन रहा है, याद रखना 24 जनवरी कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, 1947 दिया जा सकता है। और ये जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है याद करने की क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है नॉट ओनली इन द यूपीएससी बट यूपीपीएससी बीपीएससी अदर एग्जाम की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे 1951 और 52 में हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑन नवंबर 26 1949 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ओके आपको बताना है कि 26 नवंबर 1949 को पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे फोर्स में आ गया। सेकंड में है विद कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर रिपील। तो कहते हैं कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड सही है क्योंकि यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रिपील हो गया था जिसका कोई फंक्शन ही नहीं था। हमारा जब खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बना दिया था तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इवन हमारे जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। इंडियन इंडिपेंडेंस जब हम इंडियन डिपेंडेंट हो गए तो फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी खत्म हो गया था। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड सही था।
यहाँ पे देख लें फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर्टेनिंग सिटीजनशिप जो है पार्लियामेंट है वगैरह वगैरह, कुछ हमने यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिमेनिंग मेजर प्रोविजन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन कमिट द फॉर्स ऑन दिस डेट। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें ये करेक्ट है, क्योंकि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील किया गया था बिकॉज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ प्रोवाइड फॉर रिपील। मतलब क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जस्ट अ मिनट, ओके, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का इटसेल्फ प्रोवाइड फॉर द रिपील ऑफ एनी एक्ट ब्रिटिश इंक्लूडिंग इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ओके, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को उसके रिगार्ड में कुछ स्टेटमेंट है, तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसने प्रोवाइड किया इंडिया को, जो इंडिया कैन अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया इंक्लूडिंग द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ। इसने अबॉलिश किया था ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है, इट डिक्लेयर इंडिया एज इंडिपेंडेंट, इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट। मतलब क्या है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उन्होंने लैप जो पार्लियामेंट्री है ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट पर नहीं छोड़ी, इट डिड नॉट प्रोक्लेम। तो कौन सा यहाँ पे सही है, तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सही है, तो सेकंड गलत क्यों है ये जान ले रहे हैं। इट अबॉलिश द नहीं, गवर्नमेंट जनरल के बाद माउंट बैटन हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और जो हमारे इंडियन थे जो गवर्नर जनरल थे वो राजा गोपालाचारी थे। दो इंडिया डिग्री नहीं, जो हमारा पैरामाउंटेसी को डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया था कि उनकी मर्ज़ी है कि वो किसी भी डोमिनियन में मिलना चाहे तो मिल सकता है, और वो खुद से अगर इंडिपेंडेंट रहना, खुद से डोमिनियन बनना चाहे, खुद से एक अलग कंट्री बनना चाहे तो वो भी उनके पास पार थे। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सही है, आई थिंक ये मेरा सही है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्टली है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेड फुल सॉवरन बॉडी, दिस एक्ट एम्पावर द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ। जो इसकी वजह से क्या है कि हम किसी भी लॉ को एब्रोगेट कर सकते थे, और एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एक्ट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय को अबॉलिश कर दिया गया था एंड प्रोवाइड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल दिया गया था, और वहाँ पे वाइसराय से गवर्नर जनरल से भी कंफ्यूज किया जा सकता था, याद रखना ऑफिस जो है वाइसराय को अबॉलिश कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट थर्ड, दिस एक्ट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन ईदर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट, जैसे पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट खुद से भी रह सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे। अच्छा चलिए क्वेश्चन में पूछते हैं, जो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन वो किसे कहा जाता है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं तो बता सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो प्रीएम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सेकंड जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। ये तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि हम पहली कंट्री नहीं थे जिसने अडॉप्ट किया था। इवन जो हमें आज़ादी मिली, हमसे पहले बहुत सारी कंट्री आज़ाद हो चुकी, तो शायद उन्होंने प्रीएम्बल को अडॉप्ट कर लिया हो। और सबसे पहले ये बताइए कि जो प्रीएम्बल है, सबसे जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था जो प्रीएम्बल के साथ हमारे सामने आया था। प्रीएम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड गिव क्लैरिटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो थर्ड तो सही है, बिल्कुल यस। जो प्रीएम्बल है वो पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और क्लैरिटी देते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये हमारे यूएसए का था, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, तो सेकंड गलत हो जाएगा। द प्रीएम्बल स्टेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बल्कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा गया है। इवन स्टार्ट भी हमारे इसी तरीके से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अथॉरिटी जो है हमको ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देने की बात प्रीएम्बल में कही गई है। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड भी गलत है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं नोट्स ऑफ गोइंग टू से भी इंपॉर्टेंट, यस। चलो हम फिर भी हम पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि इनमें एक आधा फैक्ट ऐसा होता है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस मेंशन इन द प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्रीएम्बल है अपनी अथॉरिटी जो है पीपल से पाता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। इन सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल, मैनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने इसी प्रैक्टिस को फॉलो किया। स्टेटमेंट थर्ड जो केशवानंद भारती केस है वो सही है, दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ देयर इज एन की क्लैरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम उसको इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं। प्रीएम्बल डिक्लेयर इंडिया एज ए सॉवरन, व्हाट डज दिस इम्प्लाई। मतलब क्या है कि इंडिया जो है डिक्लेयर है एज ए सॉवरन, इसका मतलब क्या है, अगर आप सॉवरन है, आपकी कंट्री सॉवरन है, आपका एरिया सॉवरन है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वजह से इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है, नो अथॉरिटी अबव इंडिया एंड इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर।
सेकंड जो है मतलब कि इंडिया खुद में अपनी अथॉरिटी यूटिलाइज करके किसी और की अथॉरिटी को नकार सकती है एंड अपने कंडक्ट को, अपने अफेयर को फ्रीली कंडक्ट कर सकती है। इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, इंडिया जो है एक्वायर कर सकती है फॉरेन टेरिटरी को, उससे अपना जो पार्ट है वो किसी और कंट्री को दे सकती है इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। तो आपको तो ना कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसके बारे में जान ले रहे हैं। सोवरेन मीन इंडिया इज़ नाइदर अ डिपेंडेंट ऑन अ डोमिनियन। सोवरेन का मतलब होता है, चलो आपको ये बताइए डोमिनियन का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है, सोवरेन का मतलब ये है कि इंडिया ना तो डिपेंडेंट है नॉर डोमिनियन है अनदर स्टेट का। यहाँ पे देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। स्टेटमेंट सेकंड जो है, बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया जो है इधर एक्वायर कर सकती है फॉरेन टेरिटरी को और सीड कर सकते हैं इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रियम्बल स्टेट इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब प्रियम्बल कहता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री इन दिस कंट्री। इसका मतलब क्या है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड जो है मेन डिवाइसेज है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। प्रियम्बल प्रोवाइड फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली एंड नॉट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो कहते हैं कौन सा सही है। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बल्कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। प्रियम्बल प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का ओनली एंड नॉट फॉर द, नहीं ऐसा नहीं है। प्रियम्बल जो है नॉट ओनली पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट जो इनकरेक्ट है, डेमोक्रेसी ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड जो है 4 मेन डिवाइसेस हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, जो इंडिया में बहुत पॉपुलरली कॉमनली यूज़ होती है। और डेमोक्रेसी जो डायरेक्ट है वो जो है स्विट्ज़रलैंड, आई थिंक स्विट्ज़रलैंड ही है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेजिस्लेचर जो है वहाँ की हर एक पीपल है, पीपल ऑफ डेट सिटीजन इज़ द लेजिस्लेचर ऑफ डेट कंट्री, ठीक है। पर वहाँ पे एक पॉपुलेशन कम है, इस वजह से वहाँ पे इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरन, इंटीग्रिटी। तो आपको तो कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही है। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के साथ ऐड किया गया था और कुछ नहीं है। Which of the following function is are performed by the constitution in a democracy? It restricts the exercise of the power by the state. It empower as well as restrict the freedom of the people. It represent a collective demand for a political self determination। तो होता है ना कौन सा यहाँ पे सही, तो तीनों सही है यहाँ पे। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है कि वो रेस्ट्रिक्ट करें पावर जो स्टेट है। एंड मॉडर्न स्टेट जो है एक्सेसिवली पावरफुल होती है, दे हैव अ मोनोपोली ओवर फोर्स एंड कोहेजन, क्योंकि पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी जो है जो गवर्नमेंट ऑफ डे के हैंड में होती है। तो इस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करे कि कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन हो उस गवर्नमेंट की। ये द पावर फेल इन द रॉन्ग हैंड, अगर पावर जो है रॉन्ग हैंड में चली जाए तो स्टेट जो है अगेंस्ट फ्री सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ काम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टर्की में बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नॉट ओनली टू लिमिट पीपल इन पीपल बट टू इम्पार्ट दोज हु ट्रेडिशनली हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एंड 19 क्लॉज 2 एंड 90 क्लॉज 6 रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ द पीपल। ओके। स्टेटमेंट थर्ड जो है, नेहरू ड्यूरिंग द डिबेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एम्फेसाइज किया था उन्होंने रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू रिप्रेजेंट अ कलेक्टिव डिमांड फॉर अ फुल डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओपन है चेंज करने के लिए और जो जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी की जो नीड है वो चेंज होती है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर बोथ पॉलिटिकल क्लास एंड जुडिशरी। तो वो कौन सा सही है, तो यहाँ पे दोनों ही दोनों स्टेटमेंट सही है, पॉलिटिकल फंडामेंटल से बांट लिया गया। क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेक्रेट डॉक्यूमेंट है बट नॉट अ स्टैटिक वन। इट जो है अलाउ चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 360 के 8 के हिसाब से आता है तो हम किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, बट येस उसमें प्रोविजन अलग अलग टाइप है, 2-3 तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, बाय सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। तो वो अलग अलग उसमें मैटर दे रखे हैं, कुछ शेड्यूल 7 से रिलेट करता है, कुछ सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रीड्रॉ करनी है बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट आर्टिकल 3 के हिसाब से तो वो जो है इजीली चेंज किया जा सकता है विद द सिंपल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट। स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्ट है, क्यों, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग द पॉलिटिकल क्लास एंड द जुडिशरी सब्जेक्टेड टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। ओके, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, इवन जो हमारा 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन के साथ हमने कुछ ऐड किया है, कुछ को हमने अजीब तरीके से डेराइव्ड किए हुए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को निकाला है
जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन उनमें से डायराइव्ड फंडामेंटल बहुत ज़्यादा है, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना हो गया, तो ये इसका ही पार्ट है कि ये जो है हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो एक न्यू इनोवेशन थी, ये कहीं पे भी दिया नहीं गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी हमने ऐड किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट यूएस से लिए गए हैं, आइडिया ऑफ शेड्यूल पावर जो है कनाडा से, रूल ऑफ द इंडिया, पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू जो है फ्रांस से, एंड डीपीएसपी जो है आयरलैंड। तब बताना कौन सा यहाँ पे सही है। डीपीएसपी आपको क्या लगता है, आयरलैंड से नहीं, ये जो है यूएसएसआर से लिया गया है, मतलब रशिया से लिया गया था। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यूएसए से था, नहीं डीपीएसपी फ्रॉम द आयरलैंड, सॉरी आई रियली सॉरी, मुझे फंडामेंटल ड्यूटी याद रहा, ओके रियली सॉरी यार। फिफ्थ सही है आपका, आयरलैंड से लिया गया। जुडिशियल पावर जो है, जुडिशियल रिव्यू की जो कंसेप्ट है वो यूएसए से है, रूल ऑफ द लॉ अगेन यस ब्रिटेन सही है। रिसाइडल पावर जो है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से है, एंड फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से, यस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सही है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। विद रेफरेंस टू द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे नोट करेक्ट से पूछा गया है। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को, डिफरेंट कम्युनिटीज़ वर रिप्रेजेंटेड इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, मतलब क्या डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट किया गया था प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। प्रिंसली स्टेट जो है वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, और महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यहाँ पे कौन सा गलत है, नोट करेक्ट, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड गलत है। प्रिंसली स्टेट जो है रिप्रेजेंटेशन किया गया था, आई थिंक उसमें 93 मेंबर आए थे प्रिंसली स्टेट से, और बाद में जब हमारा डोमिनियन 2 बन गया जैसे पाकिस्तान एंड इंडिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ 23 मेंबर पाकिस्तान में चले गए थे और 70 लेफ्ट रह गए थे, ठीक है। और बहुत महात्मा गांधी एंड मोहम्मद जिन्ना जो है मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, नहीं ये दोनों ही मेंबर नहीं थे, इसी वजह से हमारा बंटवारा माना जा सकता है। अगर ये पार्ट कर लेते तो जो अदर लीडर है तो शायद इनकी वजह से आ पाते, बट इन्होंने ही खुद जो लीडर है उन्होंने खुद ही मना कर दिया, तो शायद फिर जो है कंसेंसस मिलना मुश्किल हो गया। डायरेक्टली कम्युनिटीज़ वर रिप्रेजेंटेड इन प्रोपोर्शन, यस ये है पॉपुलेशन के हिसाब से ही वहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए थे। इवन जो हमारा आज के टाइम में काउंसिल है, जो हमारे स्टेट में काउंसिल होती है, चलो बताइए कितने स्टेट और काउंसिल कितनी स्टेट के पास काउंसिल है, तो वो जो है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जो जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ तक मुझे यार 1/12 जो रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉलेज स्टूडेंट कम 1/12 है, सेकेंडरी टीचर का या फिर अबव टीचर का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, MP MLA का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो एनीवे जो नोट करेक्ट है सेकेंड एंड थर्ड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही क्यों है, द सीट इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 कम्युनिटीज मुस्लिम सिख एंड जनरल इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, क्योंकि वो मतलब चुन के ही इस तरीके से आए थे, तो जो उसका रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसी तरीके से हुआ, क्योंकि उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जो नॉर्मल असेंबली थी उस टाइम की, वो सेम ही थी। सेकेंड जो है इनकरेक्ट है, द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द सीट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमिन्ड बाय द कंसल्टेशन, टोटल 93 सीट थी टू प्रिंसली स्टेट। नंबर थर्ड इनकरेक्ट कहें कि महात्मा गांधी और मोहम्मद जिन्ना टू रिप्रेजेंटेड नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इस वजह से वो पार्ट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फेडरल फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल मतलब फेडरल ये जो हमारा संघवाद का ढांचा है, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, ओके। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट ऑफ यूनियन है, एक्सटेंशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं आएगी। देन फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ ओके, तो फर्स्ट थर्ड गलत है। ओके ये यूनियन का पार्ट है, सॉरी ओह माय गॉड। ड्यूअल पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है ड्यूअल पॉलिटी, कंसीडर द यूनियन द स्टेट एंड द सेंटर एट द पेरीफेरी इज इंडोर्ड विद द सॉवरन पावर टू बी एक्सरसाइज इन द फील्ड असाइन टू द, ये देख सकते रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना है, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, जैसे 7th शेड्यूल में किया गया है। और जो 7th शेड्यूल है को आगे शेड्यूल में तो 7th में रखा गया है, लेकिन आर्टिकल की बात करें तो जो लिया गया है पार्ट 11 246 आर्टिकल से लिया गया है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रख सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी में फ़र्क होता है। इंटीग्रेटेड जो है वो जो यूनियन का पार्ट है, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो वो फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। बाइकम्युनलिज्म अगेन लोकसभा एंड राज्यसभा इंटीग्रेटेड वे में रहते हैं। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके जो प्रीएम्बल है क्या एम अचीव करने की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी डिग्निटी डाइवर्सिटी इंटीग्रेट, तो यहाँ पे फ्रेटर्निटी है, डिग्निटी है, इंटीग्रिटी है, तो थर्ड फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ होना चाहिए, थिंक सो, तो यस। एक्सेप्ट पीपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से पीपल मतलब ये वर्ड लिखे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करेंगे एंड और ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप याद कर लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, कौन सा है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी क्या है, थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप की। इक्वलिटी क्या है, स्टेज एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट करना फ्रेटर्निटी को, डिग्निटी के साथ इंडिविजुअल की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी किसकी, नेशन
क्वेश्चन की। इन आर कंस्टिट्यूएंट असेंबली द 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा का पूरा पता है, ये क्वेश्चन दिया गया था एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स वे में ये भरना था आपको, ये कौन सी डेट है 26 नवंबर 1949 और 4 ऑप्शन दिए गए थे। डू देयर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू एसर क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छे हो रहेगा। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं, इवन 4 क्वेश्चन और रहते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीएम्बल, अगेन प्रीएम्बल से है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये सोर्स है पार का लेजिस्लेचर के लिए एंड द प्रोहिबिशन अपॉन द पार ऑफ द लेजिस्लेचर। तो अगर दोनों कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, आप खुद से देख सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है, जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा था प्रीएम्बल जो है अमेंड किया जा सकता है और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जो प्रीएम्बल है नाइदर सोर्स है नोर पार है लेजिस्लेचर के लिए, बट ये इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। द आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है वो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। एक एम.एन. रॉय है, एक एम.एन. रॉय है, RAU, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं तो और दोनों के अलग अलग काम हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कैबिनेट मिशन में जो स्कीम आई थी, तो उसके हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड एक मिनट करेक्ट कौन सा है, अच्छा सॉरी, ये एम.एन. रॉय के द्वारा ही दिया गया था। यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। इट वाज 1934 दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय द एम.एन. रॉय। पायनियर थे, ये भी याद रखना 1934 की बात की जा रही है, जब 1935 का एक्ट नहीं आया था। पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड एन एडवोकेट थे रेडिकल डेमोक्रेटिज्म के। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये कैबिनेट नेशनल प्लान 1946 नवंबर में आया था, तो उसके हिसाब से ये बनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल, कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को, इट वाज इनेक्टेड बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसको सबसे पहले ही बना दिया गया था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पास आउट किया गया था। इट्स लेट जनवरी, मतलब क्या है 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अडॉप्ट किया था। हमने 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट कर दिया गया था। सेकंड सही है, तो ये इनकरेक्ट क्यों है देख ले रहे हैं। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बट आफ्टर द जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब हमने इसको क्रिएट किया था प्रीएम्बल को। इवन जो होता है जैसे हमारी पूरी मूवी बन जाती है, देन ट्रेलर आता है, जो ट्रेलर होता है वो हमारा पार्ट है, भले ही हम सॉरी हम उसको सबसे पहले दिखाते हो, लेकिन ये सबसे बाद में बनाया जाता है। तो इसी तरीके से भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन सबसे बाद में जो है हमारा प्रीएम्बल बना था। द प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू एंड अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। थर्ड जो है नॉट करेक्ट है, क्योंकि ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विच द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से कौन सा सही है। ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसिपल स्टेट एज ए यूनिट कम इनटू एग्जिस्टेंट आफ्टर द स्टेट। मतलब क्या, ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसिपल स्टेट जो है ये यूनिट थी, इसके बाद ही हमारे सामने आई। सेकंड जो है इवन ये भी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बोलता है कि इसकी वजह से क्या हो गया, अबॉलिशन हो गया डायरकी का बोथ प्रोविंस एंड द सेंटर। थर्ड जो है इसमें क्या हुआ कि इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरल फॉर अ डिप्रेस्ड क्लास वुमेन एंड लेबर। इट एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, किसके पास भेजा, डिप्रेस्ड क्लास वुमेन एंड लेबर को भी इंक्लूड किया। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि फेडरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये प्रोविज़न था इसमें, लेकिन कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाए, ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि वर्ल्ड वार का टाइम था एंड बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्योस था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 प्रपोज करते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसिपल स्टेट एज यूनिट, बट सच स्ट्रक्चर जो है बट द फेडरेशन नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस एज द प्रिंसिपल स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। क्यों रीज़न भी पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल स्टेट ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। डायरकी जो एबॉलिश कर दी गई थी इन प्रोविंसेस ओनली, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है। डायरकी जो एबॉलिश की गई थी ओनली प्रोविंशियल लेवल पे 1935 के एक्ट के हिसाब से, सेंटर पे अभी भी बरकरार थी। सेंटर पे बरकरार सिर्फ इसी वजह से थी ताकि जो हमारा फेडरेशन है बाइकैमरलिज्म टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी एग्जिस्टेड। इट एक्सटेंड द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इट एक्सटेंडेड द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास वीमेन एंड लेबर टू। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा ये जो है ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।